यह वीडियो पुनर्जन्म की एक अद्भुत घटना पर केंद्रित है जो 100 साल पहले घटित हुई थी, लेकिन हो सकता है कि आज भी ये घटना या ऐसी घटनाएं घटती हों। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे एक महान गुरु के मुंह से निकल गया कि उसके 12 साल के शिष्य की मृत्यु होने वाली है, और वह शिष्य कैसे अपने गुरु से प्रार्थना करता रहा कि क्या मुझे आप अगले जन्म में भी खोज करके वापस लाएंगे और फिर से सन्यास के मार्ग पर ले चलेंगे। और बहुत जब शिष्य ने जिद की तो गुरु ने वचन दिया, और कैसे पुनर्जन्म के बाद उस शिष्य को ढूंढा, इसी पर केंद्रित यह वीडियो है। आइए चलते हैं और डिटेल में जानते हैं। ये घटना मैंने योगी कथामृत से ली है। रांची में योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय खुलने के बाद महान योगी परमहंस योगानंद जी अपने विद्यालय के बच्चों को 8 मील दूर एक पहाड़ी पर पिकनिक मनाने के लिए ले गए। वहाँ बच्चों ने खूब आनंद से स्नान किया और दोपहर का भोजन यानी लंच लेने के बाद परमहंस जी एक पेड़ के नीचे बैठे थे और बच्चे उनको चारों तरफ से घेर कर बैठ गए। यहाँ बता दूं, अभी रांची झारखंड में पड़ रहा है, लेकिन उस समय वो बिहार राज्य का एक शहर था। पेड़ के नीचे बैठते ही परमहंस योगानंद जी अध्यात्म की एक अत्यंत ऊंची अवस्था में पहुंच गए। तो उनको देखकर बच्चों ने अपने जीवन के बारे में प्रश्न करना शुरू कर दिया। ये वैसे तो परमहंस योगानंद जी हमेशा ही उच्च अवस्था में रहते थे, लेकिन वे कुछ अलग ही उच्च अवस्था में उस समय पहुंच गए थे। तो उनसे बच्चों ने कई तरह के प्रश्न किए अपने जीवन के बारे में कि गुरुजी मुझे ये बताइए, क्या मैं सन्यास के मार्ग पर सदा रहूँगा? किसी ने पूछा कि मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य क्या है? परमहंस योगानंद जी ने योगी कथामृत में लिखा है कि अनेक प्रश्नों के उत्तर दे चुकने के बाद मुझसे काशी नाम के एक बच्चे ने प्रश्न पूछा। वह लगभग 12 वर्ष का अत्यंत कुशाग्र बुद्धि का विद्यार्थी था और सबका प्रिय था। काशी ने पूछा कि गुरुजी, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? तुम्हारी शीघ्र ही मृत्यु हो जाएगी। परमहंस जी के मुंह से जैसे कोई अदमनीय प्रबल शक्ति ने कहला दिया। इस रहस्य के खुल जाने से परमहंस जी लिखते हैं कि मुझे और अन्य सभी को धक्का लगा और दुख हुआ। अपने को ऐसा एक बच्चा मानकर कि जिसके मुंह से निकले हुए शब्द दूसरों को आपत्ति में डाल देते हैं, मैं मन ही मन अपनी भर्त्सना करने लगा और किसी और प्रश्न का उत्तर देने से मैंने इनकार कर दिया। अच्छा, उसके बाद विद्यालय में लौट आने के बाद काशी मेरे कमरे में आया। परमहंस जी लिख रहे हैं, काशी ने पूछा, यदि मेरी मृत्यु हो गई तो मेरा नया जन्म होने के बाद क्या आप मुझे ढूंढकर फिर से आध्यात्मिक मार्ग पर ले आएंगे? उसने सिसकते हुए पूछा। इस कठिन गूढ़ ज्ञान से संबंधित उत्तरदायित्व को नकारने के लिए मुझे विवश होना पड़ा। लेकिन उसके बाद कई सप्ताहों तक काशी मेरे पीछे लगा रहा। अंततः उसे हताशा में टूटने की कगार पर देखकर मैंने उसे आश्वासन दे दिया। हाँ, मैंने वचन दिया, यदि भगवान मेरी मदद करेंगे तो मैं तुम्हें ढूंढने का प्रयत्न करूंगा। गर्मियों की छुट्टियों में मैं थोड़े दिन के लिए बाहर जा रहा था। इस बात का मुझे खेद था कि मैं काशी को अपने साथ नहीं ले जा सकता था। इसलिए यात्रा पर जाने से पहले मैंने अपने कमरे में उसे बुलाया और अच्छी तरह समझा दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए
कोई उसे कहीं और चलने के लिए कहे तो वह न जाए, कितना भी आग्रह करे। वह हर दशा में विद्यालय के आध्यात्मिक स्पंदनों से युक्त वातावरण में ही रहे। मुझे लग रहा था कि किसी कारण यदि वह अपने घर न जाए तो आने वाले संकट से बच सकता है। तो जैसे ही परमहंस जी वहाँ से निकले रांची से, काशी के पिता रांची पहुँच गए और 15 दिन तक बेटे को मनाते रहे कि वो घर चले कलकत्ता। अपनी माँ को देखे, वो बीमार है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन काशी टस से मस नहीं हुआ। तब काशी के पिता ने उसे डराया, कहा कि मैं पुलिस को आश्रम में बुलाऊंगा कि देखिए घर नहीं चल रहा है, इसकी माता बीमार है, देखना चाहती है। तो वो डर गया कि आश्रम में पुलिस आए, इससे अच्छा है, तो वो डर के चला गया कलकत्ता। वहाँ जाकर के चावल खाया, भोजन किया, और वो चावल विषाक्त था, क्या था, उसको फूड पॉइजनिंग हो गई और वो उसका निधन हो गया। उस तो परमहंस जी की बात सही निकली। जब वो परमहंस जी आश्रम में लौटे तो उनको पता चला कि काशी तो कलकत्ता चला गया है, तो वो तुरंत गाड़ी पर बैठे और कलकत्ता लौटे। जैसे ही वो हावड़ा ब्रिज पार कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक शव जा रहा है और उसके पीछे पीछे सब काशी के परिजन जा रहे हैं। उनको समझ में आ गया कि काशी की मृत्यु हो गई। परमहंस जी ने लिखा है कि मैंने बगी से नीचे कूदकर उस अभागे पिता की ओर गुस्से से घूर घूर कर देखा। हत्यारे, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। काशी को जबरदस्ती कोलकाता लाने में अपनी भूल का उन्हें पहले ही एहसास हो चुका था। काशी के लिए मेरा प्रेम और उसे खोज निकालने का दिया हुआ वचन अब दिन रात मेरे मन को सताने लगा। जहाँ कहीं भी जाता वहीं उसका चेहरा सामने दिखने लगता। वर्षों पहले मैंने अपनी खोई हुई माँ के लिए जिस प्रकार खोज की थी, उसी प्रकार की खोज अब काशी के लिए शुरू कर दी। मुझे लगा कि भगवान ने मुझे जो बुद्धि दी है उसका उपयोग करके मुझे उन सूक्ष्म नियमों का पता लगाने के लिए अपनी सारी शक्तियों को दांव पर लगा देना चाहिए, जिनके द्वारा मैं काशी को सूक्ष्म लोकों में ढूंढ सकूं। यह तो मेरी समझ में आ गया कि वह अतृप्त इच्छाओं के स्पंदनों से धड़कती एक आत्मा था। सूक्ष्म लोकों में करोड़ों प्रकाशमान आत्माओं के बीच कहीं तैरता प्रकाश का एक गोला। इतनी आत्माओं के स्पंदन युक्त प्रकाश गोलों में मैं उसके साथ कैसे संपर्क करता। एक गूढ़ यौगिक पद्धति का उपयोग कर मैंने भूमध्य में स्थित अपने आध्यात्मिक नेत्र के माइक्रोफोन के द्वारा काशी की आत्मा को अपना प्रेम प्रेषित किया। मेरे अंतर में ऐसी प्रेरणा मुझे मिल रही थी कि काशी जल्दी ही पृथ्वी लोक में वापस आएगा, और यदि मैं अनवरत रूप से उसे अपनी पुकार भेजता रहूं तो उसकी आत्मा अवश्य उत्तर देगी। मैं जानता था कि काशी द्वारा मुझे भेजा गया हल्के से हल्का आवेश भी मुझे अपनी उंगलियों, हाथों एवं मेरुदंड में अनुभव होगा। और इस तरह वो परमहंस जी उसको खोजते हुए अपना ध्यान और उसको प्रेम भेजते रहे। काशी की मृत्यु के लगभग 6 महीनों के बाद एक बार परमहंस योगानंद जी कोलकाता के भीड़ भरे बहु बाजार के क्षेत्र में अपने कुछ मित्रों के साथ पैदल जा रहे थे, और हमेशा जैसे वो खोजते, उन्होंने अपने हाथ उठाए और उनकी उंगलियों में झंझनाहट महसूस हुई। तब उन्होंने कहा कि लगता है मैंने काशी को ढूंढ लिया, और वो अपने हाथों को उठाकर गोल गोल घूमने लगे। उनके साथ चल रहे मित्रों को भी
ये मनोरंजन की तरह लगा, और जो लोग देख रहे थे, अनजाने लोग रास्ता चलते, उनको भी लगा कि ये क्या कर रहे हैं, एक मनोरंजन की तरह उनको। लेकिन परमहंस योगानंद जी तो गुप्त योगी क्रिया कर रहे थे, जिससे कि पुनर्जन्म वाली, फिर से जो जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, उससे उसकी खोज मिल जाती है। तो उन्होंने कहा कि लगता है मैंने काशी को ढूंढ लिया है। और चलते गए वहाँ एक सरपेंटाइन लेन थी, उसका नाम ही सरपेंटाइन लेन था। वहाँ गए तो उंगलियों में और झंझनाहट होने लगी, और उन्होंने कहा काशी की आत्मा अवश्य इसी गली में रहने वाली किसी माता के गर्भ में है। तो आगे बढ़ने लगे सरपेंटाइन लेन में, और जाते जाते एक मकान के सामने उनका शरीर बिल्कुल जड़वत हो गया, जैसे और आगे बढ़ ही नहीं सकता। उन्होंने लिखा है कि मैंने अपनी सांस को भी रोके रखकर मैंने दरवाज़ा खटखटाया। मुझे लग रहा था कि मेरी लंबी असाधारण खोज सफल हो गई। दरवाज़ा एक नौकरानी ने खोला। उससे पता चला कि गृह स्वामी भी घर में ही हैं। वे दूसरे तल्ले से सीढ़ियों से उतरकर नीचे आए और मुस्कुराते हुए प्रश्नार्थक मुद्रा से मेरी ओर देखने लगे। परमहंस योगानंद जी ने उनसे पूछा, कृपया यह बताइए महाशय कि क्या आप और आपकी धर्मपत्नी पिछले 6 महीनों से बच्चे की प्रत्याशा में हैं? हाँ, वह तो है। यह देखते हुए कि मैं परंपरागत गेरुआ वस्त्र धारण किया एक स्वामी हूँ, उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा। दया करके इतना बता दीजिए कि आपको मेरी इन बातों का ज्ञान कैसे हुआ। तो परमहंस जी ने पूरी बात बताई कि कैसे उनका काशी एक छात्र था, उसकी मृत्यु हुई और पुनर्जन्म उसका आपकी पत्नी के गर्भ में हुआ है। उसके बाद परमहंस योगानंद जी ने कहा कि आपको गौर वर्ण के एक पुत्र की प्राप्ति होगी। उसकी मुखाकृति चौड़ी होगी और उसके माथे के ऊपर सामने की ओर झुका हुआ घुंघराले बालों का एक गुच्छा होगा। उसकी वृत्ति आध्यात्मिक रहेगी। और ठीक वैसा ही बच्चे का, ठीक उसी रूप वाले बच्चे का जन्म हुआ, और उसके इस जन्म के माता पिता ने भी उसका नाम काशी ही रखा। बाद में जब वह काशी पुनर्जन्म हुआ, काशी किशोरावस्था में पहुंचा, तो उसने परमहंस योगानंद जी तब अमेरिका में चले गए थे वापस। वहाँ चिट्ठी लिखा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, और परमहंस जी ने उसको एक हिमालय में स्थित एक दूसरे गुरु के पास भेजा, और वहाँ वो संन्यास का जीवन जीने लगा। लेकिन जब वो एक बात रह गई बताना कि जब वो सरपेंटाइन लेन में घर की तरफ जा रहे थे, तब परमहंस योगानंद जी को काशी की पूर्व जन्म की फटी हुई आवाज़ में सुनाई पड़ा कि हाँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। यानी पूर्व जन्म आत्मा को पूर्व जन्म की आवाज़, कैसी आवाज़ थी वो, इस पुनर्जन्म में माता के गर्भ में स्थित आत्मा को पता था, और वो उसने याद दिलाने के लिए अपने पूर्व जन्म की आवाज़ में ये बताया कि नमस्कार।